Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आने वाली 5 अक्टूबर को हरियाणा के तमाम मतदाता ईवीएम का बटन दबाकर अपने अपने इलाकों में विधायकों को चुनने का काम करेंगे और तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता भी अपने अपने घोषणा पत्रों के साथ लगातार ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार में उतर चुके हैं। बहरहाल आज हम बात करेंगे हरियाणा की सढौरा, रादौर, जगाधरी और यमुनानगर विधानसभा सीटों की। बात करें अगर 2019 के विधानसभा चुनावों की तो यहाँ रादौर और सढौरा विधानसभा में पहले से कांग्रेस के विधायक चुने हुए थे और जगाधरी और यमुनानगर में बीजेपी के एमएलए चुने गए थे। बहरहाल 2024 के विधानसभा चुनावों में जनता का क्या है मूड और किस करवट बैठेगा ऊँट, इन तमाम सवालों और संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुरेंद्र मेहता जी मौजूद हैं और नरेश uppal जी मौजूद हैं और राजनीतिक पहलुओं पर बारीकी से नज़र रखने वाले और यूँ कहें कि राजनीति की नब्ज़ को अच्छे से पहचानने वाले डॉक्टर जगजीत मान भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करेंगे सुरेंद्र मेहता जी आपसे। चारों विधानसभा सीटों में सबसे पहले यमुनानगर में बताएं कि किस तरीके का माहौल लग रहा है। बिल्कुल, यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर ऐसा क्षेत्र है जिसने हरियाणा का सबसे पहला मुख्यमंत्री यमुनानगर से दिया है, पंडित भगवत दयाल शर्मा, और उसके बाद लगातार चुनाव होते आ रहे हैं। 6 चुनावों में यहाँ से कांग्रेस की जीत हुई है और 4 पर बीजेपी की हुई है। अब अगर पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में मात्र 1400 वोटों से आईएनएलडी प्रत्याशी हार गए थे, बीजेपी जीत गई थी। अब मुकाबला कड़ा है, तिकोना मुकाबला है और मैं कहूँगा कि कांटे की टक्कर है बीजेपी, कांग्रेस और आईएनएलडी प्रत्याशियों में। आईएनएलडी प्रत्याशी को थोड़ी सी प्लस पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि इस बार उनको बीएसपी का भी सपोर्ट है और इसलिए ये मुकाबला और ज़्यादा कड़ा हो जाता है। तो जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ पे एडवोकेट जो हैं घनश्याम दास अरोड़ा, उनको लेकर क्या है, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर देखा जाएगा या फिर जनता में कैसा मूड है जो आप अभी कवरेज भी करते होंगे? बिल्कुल, ये सच है कि लगातार 10 वर्षों तक कोई भी विधायक रहता है या मंत्री रहता है तो कुछ ना कुछ खिलाफत होती है, सभी काम पूरे नहीं हो सकते। ये फैक्टर यहाँ आ रहा है सामने और उसको काफ़ी कोशिश की जा रही है दूसरी पार्टियों द्वारा बुलाने की। उसका नुकसान भी शायद इनको हो सकता है। एंटी इनकम्बेंसी यहाँ फैक्टर काफ़ी हद तक लागू है, या ये कहें कि इसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिल सकता है। सर, जिस तरीके से बता रहे थे कि बीजेपी इस बार नए चेहरों को भी मौका देगी और बीजेपी की तरफ से कई लोगों ने आवेदन किया था टिकट के लिए और जब टिकट बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक पर दाव खेला तो कई लोग नाराज़ भी हो गए थे। उस परिप्रेक्ष्य पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये सच है कि काफ़ी लोग टिकट की भागदौड़ में थे और कुछ ऐसे भी थे जिनको ये आश्वासन दिया गया था, वो लोग जब बीजेपी में आए थे ऐसे लोग वापस अपने घरों को भी लौट गए हैं, ये कहें कि अपनी पार्टियों में लौट गए हैं। लेकिन कुछ जो सुलझे हुए कार्यकर्ता थे उनको मना भी लिया गया है, ऐसे लोग बीजेपी के साथ हो चले हैं। लेकिन काफ़ी नाराज़गी वाली बात है, उसका फ़र्क प्रभाव इस चुनाव पर पड़ सकता है। सर, नरेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि आईएनएलडी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं जो दिलबाग सिंह, जो यहाँ पर एमएलए के चुनाव पर उतरे हैं और इस बार आईएनएलडी जो बसपा के साथ गठबंधन करके भी आई है, क्या समीकरण बैठते नज़र आ रहे हैं? क्या ये टक्कर देंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है टक्कर देने का। अगर आईएनएलडी अकेले से चुनाव लड़ती तो शायद टक्कर नहीं दे पाती। अब बीएसपी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, उनको उसका बहुत सारा है। अगर बीएसपी की वोट सही मायने में टिल्ट हुई और आईएनएलडी में गई तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कांग्रेस ने नया चेहरा उतारा है, रमन प्रकाश त्यागी, उनके बारे में? देखो, कांग्रेस ने नया चेहरा उतारा है। कांग्रेस ने अपने पुराने वर्करों को नज़रअंदाज करके यूँ समझ लो कि नया चेहरा उतारा है और उनके लिए यही सबसे बड़ी मुश्किल है कि राजनीति के क्षेत्र में अभी वो नए ही हैं और वो उतरे हैं। लेकिन उनका प्लस पॉइंट यही है कि उनके नेगेटिव कहने को कुछ नहीं है, लेकिन वो अब कितना प्रभाव डाल पाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा इस हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िले में एक बहुत बड़ा है कारण कि कांग्रेस जो है 2 धड़ों में बटी हुई है और एक हुड्डा धड़ा और एक क्या नाम शैलजा का धड़ा। शैलजा का धड़ा यहाँ यमुनानगर में ज़्यादा सक्रिय रहा है क्योंकि शैलजा यहाँ से एमपी रही और उसका जो है प्रभाव ज़्यादा रहा है। फ़िलहाल तो शैलजा गुट जो है, और आप स्टेट लेवल पे ही देख सकते हो कि शैलजा गुट या रणदीप सुरजेवाला वो सारा ग्रुप जो है बिल्कुल भी चुनाव में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा।
तो अगर वो सामने खाते नज़र भी आएंगे तो मैं नहीं मानता वो इनको सपोर्ट करेंगे। तो जो इसमें विद्रोह है, जो ये कारण है, ये कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक रह सकता है। सर डॉक्टर जगजीत मान जी आपसे जानना चाहेंगे कि यमुनानगर के जैसे बुनियादी मुद्दे जो जैसे आप जनता को अच्छे से परखते हैं, कई बार उनके बीच में भी रहते हैं, तो क्या लगता है आपको जनता के बुनियादी मुद्दे क्या हैं और कहाँ तक जनता आपको संतुष्ट दिख रही है? संतुष्ट वैसे तो देखा जाए सर, बीजेपी ने काम तो बहुत अच्छे किए, पर थोड़ा सा ये जो आईडी का चक्कर था इसमें थोड़ा ज़्यादा दिक्कत रही, उसी से लोग ज़्यादा परेशान हुए। नहीं तो मतलब बीजेपी का पॉजिटिव है सारा कुछ। और मेरे हिसाब में तो जो मेरा खुद की सोच कहती है कि घनश्याम दास अरोड़ा जी बहुत मजबूत हैं। तो मतलब जो प्रॉपर्टी आईडियों को लेकर, जो पोर्टल को लेकर तो थे लोग, लेकिन फिर भी घनश्याम दास अरोड़ा जी सबसे मजबूत कैंडिडेट है, जो तीनों है ना, दिलबाग जी से भी और रमन प्रकाश त्यागी जी से भी। जी हाँ, प्रॉपर्टी आईडी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष भी भुनाने की कोशिश कर रहा है। सुरेंद्र जी, आप ये बताएं, जगाधरी हॉट सीट में आती है, जो पिछले 10 सालों में बीजेपी का जो कार्यकाल रहा है, चाहे खट्टर सरकार है, चाहे नायब सैनी सरकार है, दोनों सरकारों में कंवरपाल जो हैं वो मंत्री रहे हैं और इलाके में क्या पूरे प्रदेश में एक बड़े नेता के रूप में उनको जाना जाता है। इस बार आपको क्या लगता है, क्या जादू कर पाएंगे? बिल्कुल, ये काफ़ी हार्ड सीट बन गई है जगाधरी की, और यहाँ मुकाबला अगर बात करें तो काफ़ी कड़ा है। इस बार अकरम खान जो आए हैं कांग्रेस की तरफ से और आदर्श पाल आए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। बहुत नज़दीक का मुकाबला है, बहुत कड़ा मुकाबला है। साथ साथ इस मुकाबले को तिकोने को चौकोना बना रहे हैं दर्शन लाल खेड़ा, जो बीएसपी INLD के कैंडिडेट हैं, और उसकी वजह से ये कह नहीं सकते कि यहाँ क्या होगा। जो भी होगा बहुत कड़ा मुकाबला होगा और बहुत नज़दीक का मुकाबला होगा। सर, बीएसपी ने भी अपना यहाँ पे जो कैंडिडेट उतारे हैं वो भी मेरे ख्याल से पहली बार हैं, और उसके अलावा जो बड़े बड़े नेता हैं, अभी हाल ही में आकाश आनंद जो इनके कोऑर्डिनेटर हैं राष्ट्रीय स्तर के, वो भी यहाँ पर आकर सभा करके गए और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। यहाँ तक कि नेहरू को, गांधी को और पूरी कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को एंटी दलित बताया, एंटी आरक्षण बताया। क्या ये फैक्टर चलेगा? क्या कांग्रेस को इससे कुछ डैमेज होगा? बिल्कुल, ये सच है कि INLD और BSP का जो मतदाता है वो बहुत कट्टर है, बहुत जुड़ा हुआ है, और इसका प्रभाव इस इलेक्शन पर देखने को मिल सकता है। यहाँ की नहीं, मैं बल्कि पूरे हरियाणा की बात करूँगा। इन दोनों का जो गठजोड़ है पूरे हरियाणा में कांग्रेस के जो समीकरण है उसको प्रभावित कर सकता है। ये नरेश जी, अभी आम आदमी पार्टी के एक प्रदेश संगठन मंत्री भी रहे हुए हैं, मैं बात कर रहा हूँ आदर्श पाल जी की, कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ से चुनाव मैदान में उतरे हैं, और लेकिन वो आम आदमी पार्टी को बीच में छोड़ भी गए थे क्योंकि कांग्रेस में गए थे, वहाँ उनको टिकट नहीं मिली तो वो दोबारा से आम आदमी पार्टी में आ गए। और क्या लगता है आपको, वो भी गुज्जर समुदाय से आते हैं, कंवरपाल भी गुज्जर समुदाय से आते हैं, क्या आपको लगता है कि भी इन दोनों में मुकाबला होगा या कांग्रेस भी बीच में अपनी कुछ बड़ी अहमियत दिखाएगी? नहीं, देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुकाबला तो होगा, लेकिन दोनों का समुदाय एक है, दोनों शहर में ही रहते हैं और दोनों का प्रभाव है। क्योंकि पिछली बार भी आदर्श पाल जी भी चुनाव लड़े थे और कंवरपाल जी भी लड़े थे, तो इसलिए प्रभाव तो रहेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो है, मैं ये नहीं समझ सकता कि वो जीतने की स्थिति में फ़िलहाल तो नहीं लगते। अब आने वाले समय में जो बहुत कड़ा समय है, क्योंकि अभी भी हाल ही में आदर्श पाल जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। आम आदमी पार्टी का एज सच कोई प्रभाव लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो किसी ना किसी की हार जीत का ज़रूर निर्णय में बहुत बड़ा उसका रोल होगा, ये मैं ज़रूर डेफिनेटली मानता हूँ। सर, अगर बात की जाए MLA के चुनाव की, तो ये एक प्रत्याशी का एक अपना चेहरा भी होता है। तो आदर्श पाल जो गुजर हैं उनको यहाँ पर एक बड़ा चेहरा बनाकर उतारा गया है और खुद अरविंद केजरीवाल भी रोड शो पर आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना असर करेगा? बिल्कुल सही कहा आपने कि आम आदमी पार्टी का आदर्श पाल बहुत बड़ा चेहरा है, क्योंकि बहुत सक्रिय हैं राजनीति से। पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसके बाद वो राजनीति से आउट नहीं हुए, वो लगातार इस प्रयास में रहे कि उन्होंने दोबारा भी चुनाव लड़ना है। इसलिए आदर्श पाल बहुत बड़ा चेहरा है, और वही जो है, अगर यूँ मानो कि कंवरपाल जी को भाजपा के प्रत्याशी को नुकसान, और कितना नुकसान करेगा, ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा होगा। और दूसरा एक और है, जो BSP से
दर्शन जी खड़े हैं, वो भी वो लेकिन वो कांग्रेस को, मैं जहाँ तक समझता हूँ, कांग्रेस की जो बीएसपी वोट थी वो उसको काट रहे हैं। वो कितनी वोट काट पाएंगे तो ये डिपेंड करेगा कांग्रेस प्रत्याशी की हार जीत उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ये बहुत सोचने का विषय है। इसलिए बाकी कई शहरों में हमने देखा ज़्यादातर मुकाबला तिकोनिया है। सिर्फ यही एक कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारे ज़िले की जहाँ चारों कोनों का मुकाबला हो रहा है, और यहाँ पे डिपेंड करेगा कौन किसकी वोट का आगे किसको विधायक बनाएगा। ये एक बहुत अहम मुद्दा रहेगा। सुरेंद्र जी, जगाधरी से वैसे भाजपा से कोई रूठ के तो नहीं गया टिकट को लेकर, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जरूर देखी गई लोकसभा चुनावों के नतीजों की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि समय कम था लोकसभा चुनावों में और विधानसभा चुनावों के बीच में, क्या वो कवर कर पाए होंगे कंवरपाल जी, और अगर नहीं तो कितना डैमेज होगा? बिल्कुल ये सच है कि जो 10 साल का अरसा होता है काफ़ी होता है, और वही बात है कि काम लोग लेकर आते हैं, काम 100% नहीं होते, 20% होते हैं, 30 होते हैं, 40 होते हैं, उसकी वजह से नाराज़गी होती है। वो नाराज़गी जगाधरी में देखने को मिल रही है, लेकिन उसका फ़ायदा किसको होता है ये देखने वाली बात होगी। अभी हाल ही की बात करें 2 से 4 दिनों की, तो उनमें से जो रूठे हुए थे काफ़ी लोगों को मनाने का प्रयास भी किया गया है, कुछ सफलता उसमें मिली भी है। अभी समय है, हो सकता है चुनाव आने से पहले उन लोग को मना लिया जाए जो रूठे हुए हैं। डैमेज कंट्रोल की कोशिश ज़रूर हो रही है जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की और आम आदमी की पार्टी की जो लड़ाई है उसमें सीधा जो फ़ायदा है वो बीजेपी को मिल जाए? हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि चुनावी समीकरण कभी बिगड़ सकते हैं, बन सकते हैं, क्योंकि वोटर जो है वो बड़ा साइलेंट है और चुपचाप निर्णय लेने वाला है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही नज़र आने वाला है। और चुनाव जब तक होते हैं तब तक डिपेंड करेगा काफ़ी कुछ कौन किधर जाता है। जगजीत जी, जगाधरी विधानसभा सीट को लेकर ओवरऑल क्या कहना है आपका? ओवरऑल ये तो भाई साहब ने भी कहा है जैसे कि ये चारों कैंडिडेट मजबूत हैं, और यहाँ चुकोना मुकाबला, मतलब चारों कैंडिडेट अपने आप में बहुत बढ़िया वो कर रहे हैं। तो इसमें बाकी मेरे हिसाब में यहाँ भी मेरे को तो बीजेपी का ही ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है जो। हाँ जी जी। तो अगर बात करें लोगों की, लोग कितने संतुष्ट हैं इस इलाके में और कितने नाराज हैं, और क्योंकि पता क्या, ये एरिया शुरू से उपेक्षित रहा कांग्रेस सरकार में भी। जैसे सैलजा की और हुड्डा की आपस में थोड़ा खींचातानी रहती थी, यहाँ इतनी ना ज़्यादा प्रोग्रेस हो पाई ना ज़्यादा, वो कांग्रेस सरकार में भी मतलब थोड़ा दिक्कत रही। तो ये फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा ही मिलेगा इस चीज़ का, क्योंकि लोगों के दिमाग में आज भी वही बात होगी कि भाई कहीं वो पहले वाली कहानी ना दोहराई जाए। सर, सडोरा विधानसभा सीट की बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस ने अपने मौजूदा एमएलए को ही उतारा है दोबारा, रेणु बाला को, और बीजेपी ने भी बलवंत सिंह को अपने मौजूदा जो पिछली बार उनके कैंडिडेट थे उन्हीं को उतारा है। लेकिन जो टिकट के लिए हम बृजपाल छप्पर की बात करें, वो काफ़ी भाग दौड़ कर रहे थे और उन्होंने मेहनत भी की, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। तो अब वो इनेलो बसपा से टिकट लेकर चुनावी मैदान में हैं और ऐसा दावा कर रहे हैं कि सारा जो जनादेश है उनके साथ है। सडोरा सीट को लेकर ओवरऑल क्या लगता है? देखो, बिल्कुल सही बात है कि वो बृजपाल छप्पर जी ने इस मुकाबले को तिकोना कर दिया। रेणु बाला जी जो हैं पहले ही एमएलए की विधायक रह चुकी हैं, और अब की बार लोकसभा में भी बहुत अच्छे वोटों के अंतर से प्रत्याशी सडोरा से जीता था। लेकिन अब उस टाइम तो कैंडिडेट बृजपाल छप्पर भी था कांग्रेस से ही। अब दोनों अलग अलग गुट से हैं। देखो, बृजपाल छप्पर जी हुड्डा गुट से हैं और क्या नाम रेणु बाला जी अपने शैलजा गुट से हैं। तो वैसे भी उन्होंने सपोर्ट तो करना नहीं था। इन्होंने इनेलो को ज्वाइन करके, ये बहुत रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। वैसे ही SC-BC का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है जो BSP के साथ है। कहीं मेरे को भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई में जो है इनेलो बाजी ना मार सकती है वहाँ पे, क्योंकि बृजपाल छप्पर जी की भी अच्छी पोजीशन है। मुकाबला फिर भी ये कहूँगा कि तिकोनिया तो 100% है वहाँ पे। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने वहाँ नया चेहरा उतारा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे अभी नरेश जी ने एक बात कही कि वहाँ पे बृजपाल छप्पर की अच्छी पकड़ है, और जो मौजूदा एमएलए है रेणु बाला, उनको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी भी है। और 2 स्ट्रीम्स जहाँ 2 विचारधाराएँ काम कर रही हैं, हुड्डा विचारधारा है, शैलजा विचारधारा है, वो भी फैक्टर काम करेगा, और वो आरक्षित सीट भी है। तो आपका क्या इसमें अनुमान लग रहा है?
बिल्कुल ये सच है कि मामला वहाँ तिकोना है और तिकोना नहीं कड़ा मुकाबला है और तीनों में और कांटे की टक्कर है। अगर बात करें कौन किसकी तरफ ले जाएगा ये अभी कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी चुनाव में दिन है और जो हालात की बात करें, जो समीकरण बने हैं वो इस तरह के हैं कि कोई भी बाजी मार सकता है उसमें। तो जगजीत जी, सडोरा विधानसभा सीट में आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल लगे, अभी आकाश आनंद भी आए थे, वो भी प्रचार करके गए थे, तो क्या लगता है आपको कि सडोरा में किसकी तरफ अभी पलड़ा भारी लग रहा है? सर अभी तो मुकाबला तिकोना ही है वहाँ, लेकिन इलेक्शन में एक हवा भी होती है अभी लास्ट में कौन कहाँ, जैसे कहते हैं ना ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन मुकाबला तिकोना है वहाँ जी। तीनों कैंडिडेट मजबूत है और बढ़िया हुआ, बाकी तो देखते हैं कैसे क्या रहेगा सर। अंत में बात करेंगे रादौर विधानसभा सीट की। आपको याद होगा कि यहाँ से पूर्व राज्य मंत्री करणदेव कंबोज टिकट ना मिलने से नाराज हुए, बीजेपी को छोड़ गए और उन्होंने बड़ी बगावत की। और जब मुख्यमंत्री नायब साहनी उनको मनाने गए और उन्होंने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसको भी नज़रअंदाज कर दिया। वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, काफ़ी फजीहत हुई थी पार्टी की। लेकिन अभी फ़िलहाल जो वहाँ पर बीजेपी ने श्याम सिंह राणा को अपना उम्मीदवार उतारा है और कांग्रेस की तरफ से जो मौजूदा एमएलए हैं डॉक्टर BL सैनी वो हैं। और आपको क्या लगता है कि जो रादौर विधानसभा सीट है, क्या उसमें बीजेपी को इसका नुकसान पहुंचेगा कि बड़ा नेता उनका नाराज होकर गया है? और क्या आपको लगता है कि BL सैनी के कामों से लोग कितना संतुष्ट हैं? बात ये सही है कि जो बगावत हुई थी उसकी वजह से नुकसान होगा बीजेपी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ साथ बात करें जो मौजूदा एमएलए हैं उनके खिलाफ भी काफ़ी रोष है, क्योंकि सत्ता पक्ष साथ नहीं था, उनके काम नहीं होते थे, काम करवाने जाते थे तो बात नहीं बनती थी, विधानसभा में मुद्दे उठाते रहे लेकिन बात बनी नहीं। इस वजह से उनके खिलाफ भी नाराज़गी है और मुकाबला वहाँ भी अगर बात करें तो काफ़ी नज़दीक का मुकाबला होगा। तो आपको नरेश जी, अगर बात करें रादौर विधानसभा सीट की, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे किस तरीके का, क्या वहाँ पे भी त्रिकोणीय मुकाबला है कि वहाँ पे चारों की तरफ? वहाँ तो ज़्यादातर मुकाबला मैं सोचूँ भाजपा और कांग्रेस में ही है, क्योंकि राणा जी भी पुराने एमएलए रह चुके हैं और जो है, और उसके बाद बिशन लाल सैनी भी दूसरी बार वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी एमएलए रह चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादातर मुकाबला तो वहाँ चांसेस जो हैं उन दोनों में ही रहेगा। और कौन बाजी मारता है उसका नुकसान जहाँ तक है थोड़ा भाजपा को तो होएगा ही, क्योंकि उनका मंत्री जो था पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज उनको छोड़ गया, उसका इफ़ेक्ट तो रहता ही है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त विद्रोह किया उन्होंने, पार्टी ही छोड़ दी। तो वो तो किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि भाजपा का प्रत्याशी जीते। तो इसलिए इस स्थिति को देखते हुए कांग्रेस थोड़ी सी बेटर लगती है, लेकिन राणा जी का एक अपना समुदाय है और भाजपा की अपनी वोट है, वो कितना उसको कैश कर पाते हैं और कितना जोड़ पाते हैं, ये देखने वाली बात है। तो क्या लगता है कि कंबोज बिरादरी नाराज हो सकती है क्योंकि श्याम सिंह राणा जो है वो व्यक्तिगत रूप से किस तरीके की शख्सियत रखते हैं? श्याम सिंह राणा जी व्यक्तिगत रूप से शरीफ आदमी की शख्सियत रखते हैं जी। उनका वो हर किसी से सवेरे उनका मिलना जुलना बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो डाउन टू अर्थ आदमी है। वो शख्सियत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जो है विरोध कितना है जो, तो ये देखने वाली बात है। रूठों को मना पाएंगे कि नहीं? हाँ, ये बड़ा मुश्किल है। हालांकि उन्होंने करणदेव कंबोज जी के भाई को एक सभा में लेके आए थे और उन्होंने मनाया था, लेकिन दिल से कितने वो जुड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन था करणदेव कंबोज जी का कि पार्टी को ही छोड़ देना। जब पार्टी को छोड़ देंगे तो नेचुरली वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि भी वहाँ से भाजपा जीते। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन भी कर लिया है, तो इसलिए वो तो चाहेंगे कि कांग्रेस जीते। इसलिए वो कितना कामयाब हो पाते हैं अपने विद्रोह में, ये बहुत देखने वाली बात है। और राणा जी कैसे वो मैनेज करते हैं, ये भी ये उसके साथ जुड़ी हुई बात है। तो बिशन लाल सैनी जी जो कांग्रेस से हैं, वो भी अपने आप में अब देखना पड़ेगा कि वो कितना प्रभाव, क्योंकि पिछली बार वो विपक्ष में थे इसलिए उनके ज़्यादा काम तो नहीं हुए। तो अब की बार जब हवा अखीरले दिनों में चलेगी तो ये बहुत डिपेंड करेगा। लोग अपना कैंडिडेट जो है एमएलए उसी को बनाना चाहते हैं जिसकी सरकार आती हुई नज़र आएगी उनको। बड़ी बात आपने कही है। जगजीत जी, आप बताएं रादौर सीट को लेकर ओवरऑल क्या ओपिनियन है? रादौर का सर यही है, जैसे भाई साहब ने कहा कि वहाँ कड़ा मुकाबला रहेगा सर, दोनों पार्टी का, बीजेपी का भी कांग्रेस का भी। थोड़ा सा मतलब ये लगा लो कि राणा जी एक बार पार्टी छोड़ के तो शायद थोड़ा सा उनके लिए वो नेगेटिव भी रहेगा, क्योंकि बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। और करणदेव जी जो नाराज है वो भी थोड़ा सा एक फैक्टर रहेगा। फिर भी
मतलब इनसे भी जो BL सैनी है इनसे भी लोग मतलब क्योंकि काम हो ही नहीं, MLA थे तो लोगों की एक्सेप्टेशन रहती है कि भाई हमारे काम होंगे MLA के पास जाएंगे। वो भी पक्ष में थे तो ज़्यादा बात बनी नहीं, तो अभी कुछ नहीं कह सकते सर वहाँ का। सर आपने इतना समय दिया, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि किस तरीके से चारों विधानसभा सीटों के फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं, और आपको एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी का मोराल काफ़ी बूस्ट हुआ है और पार्टी कहीं ना कहीं प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रूठों को मनाने का काम कर रही है और पिछले 10 सालों से जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं, कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, उनको धरातल पर पहुंचाकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि आने वाले समय में जनता किसको अपना नेता चुनती है और किसको वोट देकर विधायक बनाती है। आशीष शर्मा, यमुनानगर, हरियाणा तक।